हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई कहानी लेके, चार्टर एक्ट 1813। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, लाइक रेगुलेटिंग एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, ड्रॉबैक्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट्स पढ़े थे, क्या क्या कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट में, फिर सेटलमेंट एक्ट पढ़ा था, फिर इंडिया एक्ट पढ़ा था, चार्टर एक्ट 1813 आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने ये सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो सबसे पहले इन वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी वीडियोस एक दूसरे से लिंक होती हैं। अगर आपने 73 नहीं पढ़ा तो आपको ड्रॉबैक्स नहीं समझ में आएंगे। ये सारी जो सीरीज़ चल रही है हमारी एक दूसरे से लिंक होकर चल रही है। तो अगर आपने पिट्स इंडिया एक्ट नहीं देखा है तो पहले वो एक्ट देखिए, उसके बाद आप लोग ये वीडियोस देखिएगा, ठीक है। लेकिन आइए चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ, चार्टर एक्ट 1813 पे। तो चार्टर एक्ट 1813 के क्या क्या प्रावधान थे और इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, आइए जानते हैं। चार्टर एक्ट 1813 पास हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1813 वाला जो चार्टर एक्ट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है इसका सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहते हैं कि मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली को हिंदी में बोलते हैं एकाधिकार। यदि किसी अथॉरिटी, यदि कोई भी अथॉरिटी किसी भी कंपनी को ये कह देती है कि आप ऐसा है, ये पर्टिकुलर क्षेत्र है और आप इस क्षेत्र में व्यापार करेंगे और कोई दूसरी कंपनी आपको इंटरफेयर, आपके मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगी, तो ये हमारा विशेष जो अधिकार होता है किसी भी कंपनी को जो प्राप्त होता है उसे हम विशेषाधिकार या एकाधिकार कहते हैं। तो 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय क्षेत्रों में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। अच्छा, 1784 का जो एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, वहाँ तक भी मोनोपोली जारी रही। लेकिन 1813 में क्या होता है, इस मोनोपोली को कम कम कर दिया जाता है। हुआ क्या था कि ब्रिटेन में उस टाइम नेपोलियन बोनापार्ट ब्रिटेन के सारे पार्ट्स को कैप्चर करने में लगा था। वो एक एक राज्य को अपने कब्जे में ले रहा था, लेकिन ब्रिटेन को वो कब्जे में ले नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि ब्रिटेन की सारी आर्थिक गतिविधियां जो हैं, मतलब जिनसे उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, उसी को बंद कर दिया जाए, व्यापार ही बंद कर दिया जाए। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन में का उसने दूसरे देशों के साथ लिंकिंग तोड़ दी। अब वहाँ के जो दूसरे व्यापारी थे उन्होंने ब्रिटेन के सरकार से शिकायत करी कि ये कौन सी बात होती है, अब हमें भी क्या करिए, भारत जाने के लिए अनुमति दिए ताकि हम भी भारत में अपना व्यापार कर पाए। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें से ये बोला गया, अच्छा ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का विशेषाधिकार खत्म किया जाता है, सिर्फ टी का जो ट्रेड होगा, जो चाय का ट्रेड होगा और चाइना के साथ जो व्यापार होगा, इसको छोड़ के बाकी सभी क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 1813 में ये एकाधिकार खत्म किया गया था, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए कुछ चीज़ें बिल्कुल सेम है, लाइक 1784 में मैंने क्या बताया था आपको कि गवर्नर जनरल होता है, उसके नीचे तीन सदस्य होते हैं काउंसिल के, जो कि निर्णय लेते हैं, किसी भी बिल को पास करते हैं। तो ये जो सिचुएशन थी वो वैसी ही रही जैसी 1784 में हम लोगों ने पढ़ी थी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि सीओडी और बीओडी, ये मैंने बताया था ना, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कैसे कर रहे थे, सीओडी कर रहे थे कमर्शियल मतलब व्यापारिक कार्यों को, और बीओडी कर रहे थे हमारे राजनीतिक कार्यों को। तो इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं किया गया। अच्छा, चेंजमेंट किसमें किया गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, और वो था रेवेन्यू रिलेटेड इश्यूज। इसका मतलब क्या था कि पहली बार ऐसा हुआ कि 1813 में क्या होता था, इससे पहले जितने भी हमारी व्यापारिक गतिविधियां थी, व्यापारिक गतिविधियां मैंने आपको बताई थी ना कि जो भी बिजनेस होता है उसमें वो हमारे व्यापारिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। तो इससे जो टैक्स मिलता था, और टैक्सेस जब लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाता था उससे जो टैक्स मिलता था, पहली बार ये व्यवस्था की गई कि अब इन टैक्सेस को हम अलग अलग जो है इकट्ठा करेंगे, अलग अलग एकत्रित करेंगे, ठीक है। तो कॉमर्शियल टैक्सेस को अलग एकत्रित किया जाने लगा और पॉलिटिकल कार्य जो टैक्सेस थे उनको अलग एकत्रित किया जाने लगा। तो ये जो प्रावधान थे कि जिसमें टैक्सेस को अलग अलग एकत्रित किया जाने लगा था, ये 1813 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान था, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ मेन जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं वो भी देख लीजिए कि इस 1813 में कुछ और भी प्रावधान किए गए। कहा गया कि नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी मेड टू स्पेंड 1 लाख रुपीज़, कि क्या है कि अब इंडियन की जो एजुकेशन है, ठीक है, उस पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे हर साल? 1 लाख रुपए, ठीक है। द क्रिश्चियन मिशनरीज वर गिवन राइट टू प्रीच रिलीजन इन इंडिया। अब क्रिश्चियन की जो मिशनरीज थे, लाइक क्रिश्चियंस जो लोग थे, जो वो भी अपने धर्म का प्रचार भारत में कर सकते थे। और इंडियन कोड वर गिवन मोर राइट्स ओवर ब्रिटिश सब्जेक्ट। क्या होता था कि पहले जो कोड्स बनी थी उसमें क्या होता था कि ब्रिटिश के लोग जो थे उन पर कार्यवाही कम की जाती थी, उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट को कम शामिल किया जाता था। लेकिन 1813 के बाद क्या कहा गया कि नहीं, अब ब्रिटिश के भी हर सब्जेक्ट को, या अगर हर सब्जेक्ट नहीं तो कुछ जो मेन सब्जेक्ट है उनको कोड के अंतर्गत रखा जाएगा। तो ये था हमारा पूरा 1813 का चार्टर अधिनियम। आई होप आपको समझ में आई होंगी। जो चीज़ें बदली हैं वो है रेवेन्यू रिलेटेड इश्यूज हमारे बदले हैं। और बाकी क्या बदला था, देखिए ये बंगाल वाला सिस्टम तो बिल्कुल नहीं बदला, एडमिनिस्ट्रेशन सेम रहा, सीओडी बीओडी सेम रहे। क्या बदला? मोनोपोली बदला। और क्या बदला? हमारा रेवेन्यू रिलेटेड इश्यूज बदले, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो आइए हमारे साथ जुड़िए। हम फिर मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ, एक नए एक्ट के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।